नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है एहोल अभिलेख, यानी एहोल अभिलेख पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि एहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल का है और इसकी रचना उसके दरबारी कवि रविकीर्ति के द्वारा किया गया था और इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में किया गया है। यह कर्नाटक के मेगुती जैन मंदिर में वर्तमान समय में स्थित है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को हराने का मुख्य विवरण मिलता है। इसमें कवि कालिदास और भारवी के नामों का भी उल्लेख मिलता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे 1010 ईस्वी में चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था, यानी इसका जो निर्माण है वो चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका जो शिखर है वो 216 फीट ऊंचा है और विशाल नंदी की मूर्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य विलास प्रहसन। मत्स्य विलास प्रहसन पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मत्स्य विलास प्रहसन पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत हास्य नाटक है। यानी मत्स्य विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था और यह संस्कृत में लिखा गया एक हास्य नाटक माना जाता है। इसमें तात्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड और भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। नाटक में मुख्य रूप से कापालिक, बौद्ध भिक्षु और पाशुपत संप्रदायों के बीच विवाद को मजाकिया ढंग से दिखाया गया है। यह पल्लवकालीन सामाजिक जीवन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है मयूर शर्मन। मयूर शर्मन पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मयूर शर्मन दक्षिण भारत के कदम्ब राजवंश के संस्थापक थे, यानी इनके द्वारा ही कदम्ब राजवंश की स्थापना की गई थी। उन्होंने 4वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रथम कन्नड़ राज्य की स्थापना की थी। मूल रूप से जो मयूर शर्मन थे एक ब्राह्मण थे। पल्लवों के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए इनके द्वारा शस्त्र उठाया गया था और बनवासी को इनके द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। उन्होंने अपना नाम बदलकर मयूर शर्मन से मयूर वर्मन कर लिया, जो उनके क्षत्रिय बनने का प्रतीक था। यानी इन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राजेंद्र प्रथम चोल वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर श्रीलंका को जीता और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया को भी इन्होंने जीता हुआ था। उत्तर भारत में गंगा अभियान की सफलता के बाद उन्होंने गंगा कुंड की उपाधि धारण की थी और गंगा कुंड चोलपुरम नामक नई राजधानी इनके द्वारा बनवाया गया था। उनके काल में चोल साम्राज्य सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्याणी का चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। यानी विक्रमादित्य षष्ठ की कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उनका शासनकाल
चालुक्य साम्राज्य के गौरव का चरमोत्कर्ष माना जाता है। उनकी मुख्य राजनीतिक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। एक एक करके उनके उपलब्धियों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली जो उनकी उपलब्धि है वो चालुक्य विक्रम संवत है। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो उनके शौर्य का प्रतीक माना जाता है। दूसरी उपलब्धि देख लेते हैं। दूसरी उपलब्धि है उनकी चोलों से संघर्ष। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु चोल शासकों को कई बार पराजित किया। खास करके इन्होंने कोलोतुंग चोल प्रथम को पराजित किया था और बेंगी पर अधिकार जमा करके अपने साम्राज्य की सीमाएं इनके द्वारा सुरक्षित कर ली गई थी। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। तीसरी जो उपलब्धि है वो विस्तृत विजय अभियान है। उन्होंने मालवा के बरमाटो, लाट और कोंकण के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके प्रभाव के कारण श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने भी उनसे मित्रता की हुई थी। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। चौथी जो उपलब्धि है वो कला और साहित्य का संरक्षण है। उनके दरबार में विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हड़ रहते थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर भी रहते थे, यानी इनके जैसे विद्वान इनके दरबार में विद्यमान रहते थे। पांचवी उपलब्धि देख लेते हैं। पांचवी उपलब्धि है शांति और समृद्धि। उनके 50 वर्षों के लंबे शासनकाल में दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता रही, जिससे व्यापार और धर्म को बढ़ावा मिला। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि विक्रमादित्य षष्ठ ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कल्याणी के चालुक्यों को दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें त्रिभुवन मल्ल की उपाधि भी दी गई थी। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चोल शासन में स्थानीय प्रशासन की समीक्षा कीजिए। तो चोल शासन में स्थानीय प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चोल राजवंश का स्थानीय प्रशासन भारतीय इतिहास की सबसे अनूठी और विकसित प्रणालियों में से एक था। इसकी विस्तृत जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल प्रशासन पूर्णतः स्वायत्तता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है विभाजन। चोलों ने प्रशासन को गांवों के स्तर पर विभाजित किया हुआ था। गांवों को इनके द्वारा कुर्रम या नाडु के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण प्रशासन के लिए दो मुख्य संस्थाएं इनके द्वारा बनाई गई थी। पहले का नाम है उर, जो सामान्य ग्रामीणों की सभा होती थी। दूसरे का नाम है सभा या महासभा, जो विद्वान ब्राह्मणों की सभा होती थी और इसी के माध्यम से गांव का प्रशासन चलाया जाता था। दूसरी जो विशेषता है इनके स्थानीय प्रशासन की, वो है समितियां। समितियों को वरीयम कहा जाता था। महासभा का कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा किया जाता था और इन समितियों को वरीयम के नाम से जाना जाता था। जैसे टुट्ट वरीयम हो गया उद्यान समिति, एरी वरीयम हो गया जलाशय समिति, उसी प्रकार से पूर्ण वरीयम हो गया स्वर्ण समिति। यानी समितियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जा रहा था। तीसरी जो विशेषता है वो है चुनाव प्रणाली। सदस्यों का जो चुनाव होता था वो कूड़ा बोलाई पद्धति से होता था, जिसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं। योग्य उम्मीदवारों का नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़े में डाल दिए जाते थे और एक बालक के द्वारा पर्ची निकलवाई जाती थी। यानी इसी पद्धति से अधिकारियों का चुनाव किया जाता था। अब चौथा देख लेते हैं विशेषता, योग्यता और अनुशासन। सदस्य बनने के लिए संपत्ति, शिक्षा और नैतिक चरित्र जैसी कड़ी शर्तें थी। भ्रष्टाचार या नियमों का उल्लंघन करने वालों को पदों से हटा दिया जाता था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि चोलों का स्थानीय प्रशासन विकेंद्रीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण था। इसने न केवल स्थानीय विवादों को सुलझाया, बल्कि कर वसूली, सिंचाई और मंदिरों के रख रखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे आधुनिक पंचायती राज का अग्रदूत माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी महेंद्र वर्मन प्रथम की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, उन्हीं उपलब्धियों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम दक्षिण भारत के इतिहास में एक महान विजेता होने के साथ साथ एक महान सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी उपलब्धियों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक करके उनकी उपलब्धियों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। इनकी पहली उपलब्धि है राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियां। महेंद्र वर्मन का शासनकाल जो है पल्लव और चालुक्य संघर्ष की शुरुआत का काल है। यद्यपि उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य के उत्तरी हिस्सों की रक्षा कुशलता से की और पल्लव सत्ता को सुदृढ़ बनाए रखा। दूसरी उपलब्धि देख लेते हैं।
दूसरी जो उपलब्धि है वास्तुकला में नवाचार को लेकर के है। वे दक्षिण भारत में शैलकृत स्थापत्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बिना ईंट, बिना लकड़ी या बिना धातु के उपयोग के चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा निर्मित महेंद्रवादी और मंडगपट्टू के मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने विचित्र चित्त की उपाधि जो है धारण की थी। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली जो उपलब्धि है वो साहित्य और कला को लेकर के है। महेंद्र वर्मन एक उच्च कोटि के लेखक और संगीतज्ञ थे। उन्होंने प्रसिद्ध हास्य नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की। उन्हें संगीत का गहरा ज्ञान था, जिसकी पुष्टि कुडुमियामलय अभिलेख से होती है। अगली जो उपलब्धि है वो धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के है। प्रारंभ में वे जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु प्रसिद्ध संत अप्पर के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक कुशल प्रशासक और कला प्रेमी राजा के रूप में पल्लव साम्राज्य की सांस्कृतिक नींव रखी, जिस पर आगे चलकर महाबलीपुरम जैसे महान स्मारकों का निर्माण हुआ। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें 5वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट कौन थे? उत्तर भारत की राजनीति में राष्ट्रकूटों के हस्तक्षेप एवं उसके परिणाम की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि राष्ट्रकूट थे कौन, फिर उत्तर भारत की राजनीति में उनके द्वारा क्या हस्तक्षेप किया गया था और उनके हस्तक्षेप करने का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राष्ट्रकूट मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली राजवंश था, जिसने 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत और दक्कन के बड़े भूभाग पर इनके द्वारा शासन किया गया। इस वंश की जो स्थापना है वो दंत दुर्ग के द्वारा 752 ईस्वी में की गई थी और इसकी राजधानी जो है मान्यखेत कर्नाटक में स्थित थी। राष्ट्रकूट न केवल महान विजेता थे, बल्कि वे कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। इनके द्वारा ही एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। अब उत्तर भारत की राजनीति में राष्ट्रकूटों ने जो हस्तक्षेप किया था उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकूटों की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता यह थी कि वे दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप किया। इसका मुख्य कारण कन्नौज पर उनका अधिकार करना था, जो उस समय सत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रकूटों के साथ साथ पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक भी शामिल थे। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच हुआ था। अब हस्तक्षेप के चरण देख लेते हैं, किस किस चरणों में हस्तक्षेप हुआ था। पहला जो चरण है वो ध्रुव प्रथम का शासनकाल था। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव पहले शासक थे जिन्होंने गंगा यमुना दोआब में प्रवेश किया। उन्होंने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को पराजित कर राष्ट्रकूट शक्ति का लोहा मनवाया। जो दूसरा चरण है वो गोविंद तृतीय का समय था। इन्होंने उत्तर भारत पर दोबारा आक्रमण किया और पाल शासक धर्मपाल तथा उनके द्वारा समर्थित चक्रायुध को आत्मसमर्पण के लिए इनके द्वारा मजबूर किया गया। जो तीसरा चरण है वो इंद्र तृतीय का समय था। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में इंद्र तृतीय ने न केवल प्रतिहारों को हराया बल्कि कन्नौज नगर को पूरी तहस नहस कर दिया था। अब देख लेते हैं कि उत्तर भारत में इस हस्तक्षेप के परिणाम क्या हुए, कौन कौन से परिणाम उभर करके सामने आए। पहला जो परिणाम है वो राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के है। राष्ट्रकूटों के बार बार होने वाले आक्रमणों ने उत्तर भारत की प्रमुख शक्तियों विशेषकर प्रतिहारों को कमजोर कर दिया। इससे उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई। दूसरा जो परिणाम हुआ वो दूरी की समस्या को लेकर के हुआ। राष्ट्रकूटों की राजधानी दक्षिण में थी, वे उत्तर में जीत तो जाते थे लेकिन दूरी के कारण वहां स्थायी शासन स्थापित नहीं कर पाते थे। उनके वापस लौटते ही उत्तर भारत की शक्तियां पुनः सिर उठा लेती थीं और उस पर कब्जा कर लेती थीं। तीसरा जो परिणाम हुआ वो आर्थिक प्रभाव है। निरंतर युद्धों के कारण राष्ट्रकूटों और उनके शत्रुओं दोनों के संसाधनों का भारी क्षय हुआ। हालांकि लूट के माध्यम से दक्षिण भारत में अपार धन संपदा पहुंचती थी। चौथा प्रभाव है सांस्कृतिक समन्वय का प्रभाव। इन अभियानों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। दक्षिण की द्रविड़ शैली और उत्तर की नागर शैली के संगम को बल मिला और कला के क्षेत्र में बेसर शैली का जो है जन्म हुआ।
अगला प्रभाव देख लेते हैं, पांचवा प्रभाव, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त। राष्ट्रकूटों के द्वारा उत्तर की शक्तियों को कमजोर करने का अनचाहा परिणाम यह हुआ कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जो है, उत्तर पश्चिम जो सीमा थी वो असुरक्षित हो गई, जिससे कालांतर में तुर्क आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने में आसानी हुई। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रकूटों का उत्तर भारत में हस्तक्षेप उनके अजेय सैन्य कौशल का प्रमाण था। यद्यपि वे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दक्षिण भारत की शक्ति उत्तर के भाग्य का फैसला कर सकती है और उनके हस्तक्षेप ने मध्यकालीन भारतीय राजनीति के स्वरूप को पूरी तरीके से बदल दिया। यहाँ जहां जहां मध्यकालीन लिखा है दोस्तों, यहाँ पूर्व मध्यकालीन कर लीजिएगा, गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इतना इसके उत्तर में लिखेंगे तो प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोलोतुंग प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो कोलोतुंग प्रथम की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, उनके उपलब्धियों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कोलोतुंग चोल प्रथम चोल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और चतुर शासकों में से एक थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में चोल सिंहासन प्राप्त किया था। उनका 52 वर्षों का लंबा शासनकाल शांति, कूटनीति और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनकी मुख्य उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है, एक एक करके उनके उपलब्धियों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली जो उपलब्धि है वो साम्राज्य की एकता और स्थिरता को लेकर के है। कोलोतुंग ने जब सत्ता संभाली, जब चोल साम्राज्य गृह युद्ध और आंतरिक विद्रोहों से जूझ रहा था, उन्होंने चोल और पूर्वी चालुक्य राज्यों को मिलाकर के एक विशाल साम्राज्य बनाया। उन्होंने विद्रोहों को कुचलकर शासन में स्थिरता स्थापित की और प्रशासन का इनके द्वारा पुनर्गठन किया गया। ये इनकी पहली उपलब्धि थी। अब दूसरी उपलब्धि देख लेते हैं। दूसरी उपलब्धि है सैन्य विजय और सीमा सुरक्षा। पहला जो विजय है वो कलिंग विजय है। कोलोतुंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलता कलिंग को माना जाता है। 2 बार इनके द्वारा कलिंग की विजय प्राप्त की थी। इस जीत का वर्णन जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कलिंगपुत्तपर्णी में मिलता है। कलिंगत्तुपर्णी में इसका जो विजय का उल्लेख है वो जो है पाया जाता है। अब अगला है पांड्य और चेर विद्रोह। उन्होंने दक्षिण के विद्रोही पांड्यों और चेर राजाओं को पराजित कर उन्हें चोल सत्ता के अधीन जो है कर लिया। अगला है लंका और वेंगी। हालांकि उनके समय में जो श्रीलंका था वो चोलों के हाथ से निकल गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध के बजाय शांति को प्राथमिकता दी ताकि शेष साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। अब अगली उपलब्धि को देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। कोलोतुंग प्रथम को सुंगम तरवित चोल कहा जाता है, यानी कर हटाने वाला चोल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सीमा शुल्क और चुंगी को समाप्त कर दिया था। इनके द्वारा भूमि सर्वेक्षण किया गया था 1086 ईस्वी में। संपूर्ण साम्राज्य का व्यापक भूमि सर्वेक्षण इनके द्वारा करवाया गया ताकि व्यवस्था न्याय संगत और पारदर्शी जो है बन सके। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। जो चौथी उपलब्धि है वो विदेश नीति और व्यापार को लेकर के है। उनकी विदेश नीति अत्यंत दूरदर्शी थी। उन्होंने व्यापारिक लाभ के लिए चीन के साथ घनिष्ठ संबंध उनके द्वारा बनाए गए। 1077 ईस्वी में उन्होंने 72 व्यापारियों का एक विशाल दल चीन भेजा हुआ था, जिससे चोल व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल फूल सका। उन्होंने कंबोडिया और श्रीविजय यानी इंडोनेशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध इनके द्वारा रखा गया। अब पांचवी उपलब्धि देख लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। वे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और वैष्णव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया और नागपट्टिनम में बौद्ध विहारों को दान किया। उनके काल में तमिल साहित्य का काफी विकास हुआ। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि कोलोतुंग प्रथम एक शांत प्रिय विजेता थे। उन्होंने चोलों की युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जिसने चोल साम्राज्य की आयु को अगले 100 वर्षों के लिए सुरक्षित कर दिया। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें चोल इतिहास के सबसे सफल दूरदर्शी सम्राटों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।